लगातार न्यूज 18 इंडिया के जरिए हर तस्वीर आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी के इस सुनहरे दिन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को कर दिया था, जिसके चलते 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद कौटिल्य सर्वोदय बाल विद्यालय में मौजूद हूं, जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, पूरे कायदे कानून के साथ यहां पर बखूबी जारी। हर तस्वीर आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जहां सबीना आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाएगी, मैं शिवानी पांडे यहाँ पर नोएडा सेक्टर 30 में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप बाल चिकित्सालय देख सकते हैं। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। इससे पहले भी हमने नज़ारा आपको दिखाया था। तमाम अभिभावक इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 15 से 18 साल के बच्चों का आज यहाँ पर वैक्सीनेशन होना है। उसके तमाम इंतजाम हर पहलू से आपको रूबरू हम करवाएंगे। बिल्कुल शिवानी, लौटेंगे आपके पास भी। हर तस्वीर लगातार हम सब मिलकर आज 3 जनवरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, नए साल की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। आज नए साल का तीसरा दिन है, यानी कि 2022 का तीसरा दिन, और तीसरा दिन इस लिहाज से हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि आज के दिन से यानी कि बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत यहां पर हुई है। आप तस्वीर इस वक्त मेरे आसपास की यहां पर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर पूरी तरह से बच्चों को बताया जा रहा है, उनसे ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने कुछ खाया है या पिया नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आप वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आते हैं तो आपको यहां पर कुछ खाकर आना होता है, खाली पेट ना आए, क्योंकि बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को यूं ही ला रहे हैं। इसलिए हम भी आपको ये हिदायत देना चाहेंगे कि बच्चों को अच्छे से खिलाकर यहां पर लाएं ताकि वैक्सीन को वो अच्छे से यहां पर सह पाएं। तो उनका पेट खाली रहेगा तो कुछ सिम्टम्स यहां पर हो सकते हैं। हालांकि ऑब्जर्वेशन रूम जो है वो ठीक मेरे पीछे मौजूद है, जहां पर आधे से 1 घंटे के लिए बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह का अगर कोई सिम्टम दिखाई देता है या उनको कोई तकलीफ होती है तो फौरन उन्हें इलाज दिया जा सके। फिलहाल ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे से ये पूरे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिलहाल यहां पर जारी है। तस्वीर आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। यूपी में भी वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया बखूबी शुरू हो चुकी है। देखिए तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन किस रफ्तार के साथ आज पहले दिन ही बढ़ते हुए नजर आ रहा है, उसकी ये तस्वीर यहां पर सामने है। ये तस्वीर आपके सामने है लखनऊ से, जहां पर बच्चों को वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो है सिविल अस्पताल में पहुंचे, बच्चों के वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था को उनके जरिए देखा गया। साथ ही वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत भी यहां पर की है। ये तस्वीर आप देखिए। तो देखिए लखनऊ की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन आज बड़ा दिन है क्योंकि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन यहाँ पर लगातार हो रहा है। और देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। हर राज्य की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हर राज्य में क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से वहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को लिए पहुँच रहे हैं, कितना उत्साह बच्चों में देखने को मिल रहा है, उसकी 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। जहाँ पर आपको बता दें कि पहली तस्वीर असम से है, असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर है, जहाँ पर दूसरी तस्वीर आपको आंध्र प्रदेश की मिलेगी और वहाँ भी बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत हो चुकी है। और तीसरी तस्वीर है गुजरात के गांधीनगर की, वहाँ भी 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। चंडीगढ़ में भी वैक्सीनेशन के काफी इंतजाम किए गए हैं, बच्चों को टीका लगने शुरू हो गए हैं और बच्चों में भी एक तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका था। 2 साल से भी ज्यादा लंबा वक्त कोरोना काल को बीता और बच्चे अपने स्कूल ठीक ढंग से नहीं जा पाए। उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं लैप्स हो गई, पढ़ाई को नुकसान जरूर पहुंचा है, जिसकी वजह से भविष्य में उनको ये नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वो खुद भी इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनके माता पिता वैक्सीनेट हो चुके हैं, बड़े भाई बहन 18 साल के ऊपर के वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन उनका वक्त कब आएगा। लेकिन अब उनका समय आ चुका है और आज उत्साह भी तमाम बच्चों को के भीतर देखने को मिल रहा है। हर राज्य ने अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रखी है। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं आज उनका वैक्सीनेशन होना है और हर राज्य की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिवानी, मैं हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद हूं। हम सुबह से ही हर एक तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का ये कैंपेन जो है शुरू हो गया है। इस वक्त मैं पॉली क्लिनिक में मौजूद हूं, सेक्टर 31 में ये मौजूद हूं और यहां का एक नजारा देख लीजिए। मैं चाहूंगा कैमरामैन दिखाएं। यहां सिर्फ बच्चों की वैक्सीनेशन ही नहीं चल रही है, दूसरे जो 18 साल से ऊपर है उनके लिए भी देखिए कितनी लंबी लाइनें यहां पे लगी हुई हैं। ये कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग अभी भी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। काफी लंबी लाइनें, 500 से 400 मीटर की लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए अलग से इंतजाम इस पॉली क्लिनिक में किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में अभी भी बता रही हैं कि अभी भी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हुए। ये देखिए, कम से कम ये जो लाइन होगी 700 मीटर की होगी और ऐसी एक लाइन नहीं है,
ऐसी 2 से 3 लाइनें अभी भी लगी हुई हैं। हरियाणा के गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं। ये काफी पॉश एरिया है। यहां पर ये सरकारी क्लिनिक है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और बात करें 15 से 18 साल के बच्चों की, उनके लिए अलग से इंतजाम वहां पर किया गया है। वो जगह भी आपको दिखा दें, ये देखिए, ये 15। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने संसदीय क्षेत्र कोटा से बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की यहां पर शुरुआत की है। आइए तस्वीर यहां पर आपको दिखाते हैं किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र कोटा की। ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। विज्ञान नगर इलाके में एक डिस्पेंसरी में वो पहुंचे और इस अभियान की शुरुआत उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लगवाने पहुंचे बच्चों से बातचीत भी की, उन्हें फूल और चॉकलेट देकर उनकी हौसला अफजाई भी की, क्योंकि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की जो शुरुआत होनी थी वो सुबह 8 बजे से हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचकर, देखिए ये वो तमाम दिग्गज है जिनका पहुंचना, बच्चों में हौसला अफजाई करना, जागरूकता के इस अभियान में, वैक्सीनेशन के इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना, ये अपने आप में बेहद मायने रखता है। और अपने बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पाकर बच्चे भी खुश नजर आए और ओम बिरला यहां पर पहुंचे, शुरुआत यहां पर की, बच्चों को फूल और चॉकलेट भी यहां पर दी। देखिए ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये बताएगी आपको, जो ये बता भी रही है आपको। देखिए संदेश यहां पर दे रही है वो तमाम तस्वीरें, जहां पर एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, बाकी राज्यों के सीएम भी पहुंच रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि बच्चों के वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा था। सवाल कुछ थे जो चरणबद्ध तरीके से सुलझते चले गए, क्योंकि बच्चों को यूं ही वैक्सीन देना सही नहीं था, इसलिए एक्सपर्ट्स जानते थे कि किन किन चरणों में यहां पर पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को यहां पर पूरा करना है। जनक दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, क्या कुछ उनकी ये रिपोर्ट यहां पर है वो आप देखिए। 15 से 18 साल के जो तरुण हैं उनको वैक्सीनेशन की मुहिम जो आज गुजरात में भी शुरू है, पूरे देश भर में जिस तरीके से शुरू है गुजरात में भी, यहाँ पर अहमदाबाद के DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल की ये तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, साथ में जो उनके अभिभावक हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। मैं वैक्सीनेशन जो सेंटर है उसके अंदर की कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से पिछले साल जनवरी में जो हमने तस्वीरें देखी थी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से आपको पहले कराना होता है, और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर अभी वैक्सीन का जो टीका है या फिर वो टीका लग चुका है, और यहाँ पर जैसे ही ये वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद उनके लिए ऑब्जर्वेशन रूम रखा है। तो प्रक्रिया पूरी वही की वही है, चाहे वो हमने जो हेल्थ वर्कर्स के लिए जो देखी थी, या उसके बाद जो सीनियर सिटीजन थे, या फिर उसके बाद 45 साल की आयु वाले जो थे उनको। कुछ छात्र हैं उनसे बात करते हैं। वैक्सीन का टीका लग गया? यस सर। क्या आज अब सुरक्षित महसूस करें अपने आप? हाँ बिल्कुल। पहले स्कूल आना होता था तो कहीं डर रहता था उस बात को, वैक्सीन नहीं है कहीं कोरोना हो जाएगा? हाँ ऐसा होता था, अब थोड़ा ऐसे सेफ गार्ड की तरह हो गया कि हाँ अब थोड़ा सा सेफ है कि अब आना, स्कूल जाना, कहीं बाहर जाना तो भी जा सकते हैं, थोड़ा सा इसे सेफ्टी जैसा है। बिल्कुल। एक और हैं जो छात्र, उनसे टीका लग गया आपको भी? यस लग कैसा आज मतलब हाँ। आपको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यस यस बिल्कुल। थैंक तो यू। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल मैम है, उनसे बात करेंगे। दरअसल टीकाकरण होना ये अपने आप में एक सुरक्षितता की गारंटी जरूर देता है। तो देखा आपने किस तरीके से अलग अलग राज्य में बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है, कहीं चॉकलेट बांटी जा रही है तो कहीं टॉफी के जरिए उनको जागरूक करने की एक कोशिश है, क्योंकि आज 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। साथ साथ राजस्थान जयपुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर 53 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है। उसके लिए वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। राजस्थान में भी आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 53 लाख बच्चों को टीके लगेंगे और इस वक्त जयपुर के गनगौरी बाज़ार के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं, दीनदयाल अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटर पर। ऐसे 3500 पूरे राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और आप देखिए कि अब बच्चों को टीका लगना शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक टीके लगेंगे। ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वही हैं जो पहले से वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे थे, उन्हीं पर टीका लगाया जा रहा है। और आप ये देखिए कि ये टीका लग गया। नाम बताइए, आप बताइए। नाम बता। नाम डिम्पल।
डिम्पल। डिम्पल, ये बताएं, क्या स्टूडेंट आप पढ़ती हैं? हाँ कैसा लगा जब आप टीका लगाने आ रहे थे? क्या लग रहा था? थोड़ी हेजिटेशन थी? हाँ, डर लग रहा था कि दर्द होगा। और अब क्या, अब ठीक है, टीका लगा दिया, अब स्कूल आराम से, अब डर नहीं रहेगा, स्कूल जा पाएंगे? हाँ, जा पाएंगे। आप भी टीका लगवाने आए हैं? हाँ जी सर। अच्छा, आपने ये पहली डोज और दूसरी डोज? सर दूसरी डोज है। पहली आपने लगवा ली? हाँ। देखिए, इस पूरे महामारी के दौरान जो सबसे अच्छी बात रही वो इन बच्चों की रही। ये बच्चे अपने आप में इतना जागरूक रहे कि इन्होंने अपने बड़ों को समझाया। तब तक इनकी वैक्सीन आई भी नहीं, लेकिन उन्होंने समझाया कि वैक्सीन से जुड़ी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे, बल्कि वैक्सीन लगवाएं। अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई बहनों को, अपने आसपास के लोगों को समझाने में इन्हीं बच्चों ने, 15 से 18 साल के बच्चों ने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जानते हैं वैक्सीन के मायने क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये कोरोना को लेकर कितना बड़ा हथियार यहाँ पर साबित हो रहा है और आने वाले वक्त में होगा अगर इस महामारी को खत्म करना है। इसलिए इनमें जोश है, उत्साह है, थोड़ा बहुत डर है, लेकिन ये लगवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 28 दिन का ये पूरा गैप है, क्योंकि कोवैक्सीन का गैप 28 दिन का है। इसके दूसरी डोज भी वक्त पर ले, ये हम जरूर अपील करना चाहेंगे। लेकिन आइए ये आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इन आंकड़ों के जरिए ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह से देश भर के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन में केंद्र और राज्य सरकार अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभा रही है। बच्चों की संख्या की बात करनी बेहद जरूरी हो जाती है। बिहार का जिक्र करें तो करीब 83 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो महाराष्ट्र में 60 लाख, मध्य प्रदेश में 48 लाख, राजस्थान का जिक्र करें तो 46 लाख से ज्यादा बच्चे हैं और सरकार इन सभी का जल्द से जल्द टीकाकरण करने की तैयारियों में जुटी हुई है। गुजरात में 35 लाख, झारखंड का जिक्र करें तो 23 लाख, छत्तीसगढ़ में 16 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, पंजाब में 14 लाख, दिल्ली में 10 लाख और वहीं पर हिमाचल में 3 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन होना है, जबकि चंडीगढ़ में करीब 72,000 बच्चे हैं। और कुल मिलाकर अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो 15 से 18 साल के बच्चों की जो संख्या है वो करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन जब ये युवा, ये बच्चे अपने में आते हैं तो हर लक्ष्य को पार कर लेते हैं, हर लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और यही इनकी खूबी है। इसलिए वैक्सीनेशन में इतना उत्साह इन बच्चों के जरिए सामने आ रहा है। तो अलग अलग राज्यों के आंकड़े आपने जाने कि आखिर किस राज्य में कितने बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना है जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच में है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में 10 करोड़ बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। जैसा कि सबीना ने कहा, लक्ष्य बेहद बड़ा जरूर है, लेकिन ये पूरा जरूर हो जाएगा, वो भी निश्चित समय में। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बता दें कि 2007 से पहले जो बच्चे पैदा हुए केवल उन्हीं का वैक्सीनेशन हो रहा है, यानी कि आपकी उम्र 15, 16, 17 या 18 होनी चाहिए, तभी आपको वैक्सीनेशन की पहली खुराक दी जाएगी। और खास बात यह है कि जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाई है। कोवैक्सीन ही वैक्सीन इस वक्त बच्चों को लग रही है। ये पहली स्वदेशी वैक्सीन भी थी। तो देखिए, बड़ी बड़ी उपलब्धियों की ओर धीरे धीरे हमारा देश बढ़ता जा रहा है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं तमाम अभिभावक, इसमें मामूली अभिभावक भी हैं जो कुछ छोटी मोटी बीमारी के लिए अपने बच्चों को दिखाने आए हैं, लेकिन साथ साथ वो अभिभावक भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनका आज यहाँ पर वैक्सीनेशन होना है। और भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग हैं, जागरूक जरूर है क्योंकि मास्क भी सबने लगा रखा है। तमाम तैयारियां, व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले ही हो चुकी हैं। यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन है उसकी ओर से भी तैयारियां हो चुकी हैं और जैसी तस्वीर यहाँ की है वैसी तस्वीर इस वक्त हर वैक्सीनेशन केंद्र की है, क्योंकि आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी 2022। ये वो दिन है जब 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीनेशन का महाअभियान जिस तरीके से आगे चलता रहा, हमें याद है सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को 16 जनवरी के 2021 के बाद से उनको वैक्सीनेट किया गया। उसके बाद बारी आई 50 साल से अधिक उम्र वालों की, उसके बाद बारी आई 18 से 45 साल वाले जो व्यक्तियों हैं उनकी बारी आई और अब बारी है 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनकी बारी आ गई है, क्योंकि इस बारी का काफी लंबे वक्त से ये जो बच्चे हैं ये इंतजार कर रहे थे और अब वक्त आ चुका है। कई बच्चे ऐसे हैं जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इससे पहले 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, अभी भी लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 1 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे अभिभावकों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए उसी तरीके से बच्चों के भी रजिस्ट्रेशन होने हैं। बिल्कुल शिवानी, और जाहिर सी बात है हर इन तस्वीर को दिखाने का मकसद यही है कि अगर अब भी किसी तरह का कोई शक माता पिता के अंदर है तो वो ये तस्वीर जरूर देखें, इन बच्चों का उत्साह देखें, इन बच्चों का जज्बा देखें और इस कोरोना महामारी को मात देने में इन बच्चों की भूमिका और इनके परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है, जो निडर होकर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ, इसलिए दिल्ली से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दूं कि दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है। 4100 मामले यहाँ पर कोरोना के सामने आई है, जो कि अपने आप में
चिंता का विषय है। देखिए, पहले से ही येलो अलर्ट दिल्ली में जारी है, कई पाबंदियां जो हैं वो लगाई गई हैं, कई गतिविधियां रुक चुकी हैं जो कि पहले सुचारू रूप से यहां पर चल रही थी, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़े उसके बाद अब कहा जा सकता है कि सतर्कता बेहद जरूरी है। लेकिन वैक्सीनेशन कहां हो रही है, किस तरह से वैक्सीनेशन की ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। करीब 159 जो है केंद्र बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर यहां पर बने हुए हैं, उसकी हर तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि यहां पर कोरोना विस्फोट एक नहीं कई बार हुआ है, चाहे वो पहली लहर रही हो, दूसरी लहर रही हो और ओमिक्रॉन के मामले हो, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन से जुड़ी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सुचारू रूप से वैक्सीनेशन का काम यहां पर चल रहा है। बाकी जो एज ग्रुप के लोग हैं वो भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें किसी तरह की का ठहराव हुआ है, वो पूरी तरह से आ रहे हैं। लेकिन 15 से 18 साल के बच्चों के लिए ये एक बड़ी सौगात के तौर पर नए साल के लिए यहां पर आई, क्योंकि आने वाले वक्त में बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे वो भी बच्चों के सिर पर है, उनकी तैयारी है, उसके सिलसिले में बच्चों को बाहर निकलना भी होगा, कई तरह के काम जो है बच्चों को भी करने होते हैं। लेकिन जब बच्चे 28 दिन के अंदर ये वैक्सीन की दोनों डोज ले लेंगे तो यकीनन उनके शरीर की जो एंटीबॉडीज होगी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें सुरक्षित रखने में निभाएंगे। जानकारी यहां पर आपको पहुंचा देते हैं। बिहार की भी जानकारी पहुंचानी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि यहां से भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। यहां से भी आपको जानकारी दे दे कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन की क्या तस्वीर है उसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन के बारे में जो है वो कल फैसला लिया जाएगा। देखिए, बहुत अहम है बिहार के लहजे से यह खबर, क्योंकि कल फैसला यहां पर लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि कल बैठक करके लॉकडाउन पर निर्णय लिया जाएगा। इस वक्त की यह सबसे अहम खबर। बहुत जरूरी है कि अगर एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ना है तो कोरोना को मात देने के लिए जो वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा हथियार है उसे लिया जाए। पहली डोज लेने के बाद भूला ना जाए, दूसरी डोज का जो वक्त है वो यहां पर लिया जाए। कोवैक्सीन, क्योंकि 28 दिन का ये पूरा अंतर यहां पर होता है, इसलिए सभी को 28 दिन के बाद ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। और क्योंकि बच्चों के लिए अभी सिर्फ कोवैक्सीन ही है, पर बिहार के लहजे से कहा जा सकता है कि बेहद अहम खबर है। लॉकडाउन को लेकर कल फैसला यहां पर लिया जाएगा। राज्यवार तरीके से राज्य सरकारें अपने फैसले ले रही है, लेकिन बिहार को लेकर लॉकडाउन का फैसला कल होगा। अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में, और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज, और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। पाबंदियां लगानी तो कल ही जो भी करना है वो कल निर्णय होगा और उसके बारे में घोषणा। और देश भर से कोरोना के आंकड़े भी आप तक पहुंचा दें। इन आंकड़ों का पहुंचना बेहद जरूरी है ताकि समझा जा सके कि आखिर किस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश भर में पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 33,700 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। क्या कुछ और बाकी डिटेल है वो भी तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा देते हैं। देश भर में 33,750 कोरोना के मामले आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का जिक्र करें तो 1700 ओमिक्रॉन के मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। कोरोना का नया वेरिएंट है, जाहिर सी बात है 23 राज्यों में देखिए ये अब तक फैल चुका है, जिनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये तमाम वो राज्य शामिल हैं। 23 राज्य अब तक ओमिक्रॉन की चपेट में यहां पर सामने आ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो कुछ दिन पहले ये नंबर 1 पर थी, अब नंबर 2 पर है, लेकिन मामले देखिए यहां से भी बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 1 पर ओमिक्रॉन के मामलों का जिक्र करें तो महाराष्ट्र है, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो ओमिक्रॉन के 8 नए केस हैं। अभी वक्त ऐसा है कि काबू किया जा सकता है, लेकिन ओमिक्रॉन के किसी भी राज्य में एक मामले का सामने आने का मतलब भी यही है कि ओमिक्रॉन जो कि तेजी से फैलता है उस पर वक्त रहते काबू पाया जा सके। ये 5 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है जो हमें यह बताती है कि किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना बेहद जरूरी है। किस तरह से कोरोना को अगर मात देनी है तो बेहद जरूरी हो जाता है हर नियम का पालन करना, जो गाइडलाइंस है उनको लेकर अपने साथ चलना, वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ में। और देश की राजधानी दिल्ली का भी जिक्र यहां पर हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली ने पहली लहर का भी दर्द सहा, दूसरी लहर का भी दर्द सहा, और ओमिक्रॉन के मामले देखिए किस तरह से यहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। 351 से ज्यादा मामले अब तक ओमिक्रॉन के देश की राजधानी दिल्ली में दर्ज किए जा चुके हैं। 4100 मामले यहां पर कोरोना के सामने आ चुके हैं। दिन ब दिन जो ये रेट है बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली को अगर दोबारा से उसी स्थिति में नहीं पहुंचाना जहां पर कई गतिविधियों में अब तक पाबंदी लग चुकी है, येलो अलर्ट
अलर्ट जारी हो चुका है। ग्राफ हमने आपको बताया था किस तरह से इसके तहत जो है वो कई पाबंदियां लग चुकी है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के तौर पर हो, चाहे वो मेट्रो या फिर बसेस में 50% क्षमता के साथ सफर करना हो। ये तमाम पाबंदियां हैं जो इस वक्त दिल्ली वासी फिर से झेल रहे हैं और झेलना होगा, क्योंकि मामले जो हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार इजाफा हो रहा है। 4100 मामले दिल्ली से अब तक सामने आ चुके हैं। ये महज पिछले 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं। एकदम से 900 जो मामले हैं उनका उछाल आना एक दिन के अंदर, ये बताता है कि अब जैसे जैसे टेस्टिंग यहां पर होगी वैसे वैसे मामले बढ़ सकते हैं। लेकिन बढ़ते मामलों को अगर काबू में करना है, बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता यहां पर दिखानी है, तो जिम्मेदारी निभानी होगी। फिर चाहे वो मास्क लगाना हो, फिर चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, या वो तमाम कोरोना गाइडलाइंस जिन्हें हम पिछले 2 साल से लगातार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि येलो अलर्ट दिल्ली पहले से ही झेल रही है। अब ऐसे में मामलों का लगातार सामने आना अपने आप में चिंता का विषय है। कोरोना विस्फोट जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी है, बाहरी तौर पर लोग भी यहां पर आते हैं और ऐसे में जो बाजारों की भीड़ है वो तस्वीरें भी हमने आप तक लगातार पिछले कई दिनों से पहुंचाई है कि किस तरह से सतर्कता जरूरी हो जाती है, सावधानी जरूरी हो जाती है। इसकी तरफ से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद बेहद जरूरी यहां पर हो जाता है। 128% केसेस जो हैं वो देश की राजधानी में बड़े हैं। ये हम आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत के तौर पर बता रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से एक बड़े प्रतिशत का उछाल देश की राजधानी दिल्ली में सामने आया है, जो अपने आप में चिंता का विषय है, गंभीर विषय है। देश की राजधानी दिल्ली ने क्या दर्द झेला है, उसके जख्म अभी भी ताजा हैं। हालांकि बीच में दिल्ली में मामले पूरी तरह से काबू में आ गए थे। एक बार फिर से जो जिंदगी है वो ढर्रे पर लौट गई थी। लोगों को डर है कहीं लॉकडाउन ना आ जाए, लोगों को डर है कि कहीं उनकी रोजी रोटी पर सवाल ना आ जाए, क्योंकि अगर एक बार फिर से अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह से लॉकडाउन लगा, किसी भी तरह से दिक्कत आई तो उनके लिए ये मुश्किल बढ़ जाएगी। पर इन मुश्किलों का अंत यही है कि वैक्सीनेशन के अभियान में और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पालन यहां पर किया जाए। तो ये मामले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यवार तरीके से किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, राज्यवार तरीके से किस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें पाबंदी लगाई जा रही है। तो मामले यहां पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो दिल्ली है उसमें मामलों में लगातार ये इजाफा यहां पर सामने आ रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है और इस चिट्ठी को समझ लेना जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह खत लिखा गया है। अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू हो, होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी हो और निगरानी के लिए विशेष टीम जो है वो गठित की जानी चाहिए। हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाना चाहिए, ये यहां पर कहा गया है। और चुनाव आयोग की 5 चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह खत भी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग हम आप तक यहां पर पहुंचाने जा रहे हैं, जिसको आप बेहद ध्यान से यहां पर सुनिएगा, समझिएगा क्या कुछ ये पूरे मामले को लेकर यहां पर तस्वीर साफ करता है कोरोना। तो बड़ी खबर सीधा रुख इस वक्त की तरफ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए चुनावी राज्यों को इलेक्शन कमीशन का खत सामने आया है, पत्र सामने आया है। क्या कुछ इसमें है आपको समझाते हैं। चुनाव आयोग का 5 चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह पत्र है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के सचिवों को यह पत्र लिखा गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कोरोना की पहली डोज और दूसरी डोज की रफ्तार को बढ़ाने के लिए यह पत्र, यह खत यहां पर लिखा गया है। चुनाव आयोग का निर्देश है कि कोरोना टीकाकरण के पहले डोज का प्रतिशत ज्यादा हो, अधिक हो, साथ ही दूसरे डोज का भी प्रतिशत बढ़े। ये जिम्मेदारी देखिए हर उस राज्य को यहां पर समझनी होगी जहां पर चुनावी माहौल इस वक्त है। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, एक बार फिर से डिटेल से इस खत को आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से हेल्थ सेक्रेटरी को बताया गया है कि 5 चुनावी राज्यों में आप वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की तमाम कवायद करें, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अलग से तमाम 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है और ये कहा गया है कि 5 राज्यों में आप वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाइए। देखिए, पत्र में इस बात का जिक्र नहीं है कि आप पहले डोज को 100% कीजिए, लेकिन उसका मतलब यही है कि आप बहुत रफ्तार बढ़ाइए ताकि चुनाव यानी पोल आने तक 100% पहला डोज हो और दूसरे डोज की रफ्तार की सीमा आप बहुत तेज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी निर्भरता डिपेंड करेगी कि पहला डोज कितना दिया गया है। तो चुनाव आयोग ने यह भी लिखा है 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को कि आप दूसरे डोज की भी रफ्तार बढ़ाएं। दूसरी अहम बात की मणिपुर को लेकर चुनाव आयोग बहुत चिंतित है, क्योंकि मणिपुर में पहले डोज की रफ्तार भी बहुत अधिक नहीं है, 70% से भी अब तक कम है। तो चुनाव आयोग का मानना है कि मणिपुर में अगर रफ्तार बढ़ेगी तो मणिपुर में पहले डोज का रफ्तार बढ़ने के बाद
हो सकता है चुनाव आयोग आने वाले दिनों में फिर मणिपुर का भी दौरा करे और उससे पहले या बाद में कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग चाहता है कि 5 राज्यों में पहले डोज का प्रतिशत कम से कम 100 के नजदीक हो। ये उस खत का मतलब है और 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है। कुछ दिन पहले ये पत्र भेजा गया है हेल्थ सेक्रेटरी को पत्र भेजने के बाद। जी बिल्कुल, क्या लगता है नीरज, कितना जरूरी हो जाता है इस तरह के अहम कदमों को उठाना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त अभी भी हम कोरोना महामारी को यहाँ पर झेल रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार भले ही बढ़ रही हो, लेकिन इस बीच कुछ फैसलों का लेना, कुछ फैसलों को समझना बेहद जरूरी है। नीरज, देखिए, चुनाव आयोग ने एक अनुरोध और किया हेल्थ सेक्रेटरी से कि जो पोल पर्सनल है, हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये कह चुका है कि पोल पर्सनल को फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह डील किया जाएगा, यानी उनको प्रिकॉशनरी डोज भी दिया जाएगा। हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से ये बयान आ चुका है। तो चुनाव आयोग ने हेल्थ सेक्रेटरी को यह भी कहा कि पोल बाउंड में जो पोल पर्सनल होंगे उनको 2 डोज देने के बावजूद भी प्रिकॉशनरी डोज दिया जाए। लेकिन जो ये खत है मुख्य सचिवों को, ये अपने आप में अहम है, क्योंकि डोजेज जो देते हैं वहाँ की राज्य सरकार देती है और उन पर निर्भर करेगा कि कितनी रफ्तार वो तेज। बिल्कुल, देखिए रफ्तार तो यहाँ पर तेज होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन की रफ्तार, पहली डोज दूसरी डोज की रफ्तार नहीं बढ़ेगी, जब तक हर जन जन को जागरूक नहीं किया जाएगा, ये नहीं समझाया जाएगा कि वैक्सीनेशन अब तक तो पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी भी देरी नहीं हुई है। वैक्सीन की पहली डोज लगवाइए, वक्त पर दूसरी डोज लगवाइए, क्योंकि देश भर में जो मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई यहाँ पर बताते हैं कि कितना जरूरी है इस वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बनना। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है और इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको ओमिक्रॉन से जुड़े मामले बताने जा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन की तस्वीर के साथ ओमिक्रॉन के मामलों को जान लेना भी जरूरी है। देश भर का जिक्र करें तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 1700 नए केस सामने आए हैं, जबकि 639 मरीज जो हैं वो इससे ठीक भी हुए हैं। 23 राज्यों में ये फैल चुका है अब तक ओमिक्रॉन, जिसका नाम हम यहाँ पर बता रहे हैं बार बार। सबसे ज्यादा केस अगर जिक्र करें तो 510 महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है जहां पर 351 मामले अभी भी सामने हैं, और उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 8 मामले ओमिक्रॉन के अब तक सामने आ चुके हैं। तो ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, और इसी के साथ साथ बेहद जरूरी हो जाता है सतर्क होना, सावधान होना, यह समझना कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैल रहा है। उन कोरोना गाइडलाइंस को समझना जरूरी हो जाता है। 1700 नए मामले देखिए किस तरह से यहां पर एक बार में ही यहां सामने आए हैं। तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के मामले हमारे देश भर में यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, और इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना के मामलों में ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ मामले जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। कोरोना को लेकर राज्यवार तरीके से पूरी अपडेट यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान का भी जिक्र यहां पर कर लेते हैं। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान भी उन्हीं में से एक है, लेकिन किसी तरह से कोई ढिलाई ना हो, इसलिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक फैसला यहां पर लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह फैसला है, बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए सीएम गहलोत ने क्लास 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूल बंद कर दिए हैं, क्योंकि एक बार फिर से ये खुल गए थे, एक बार फिर से बच्चों की रफ्तार वहां पर ज्यादा देखने को मिल रही थी, लेकिन फैसले के चलते इन्हें फिलहाल बंद कर दिया है। स्कूल 3 जनवरी से 9 जनवरी तक फिलहाल बंद रहेंगे। वैसे विंटर वेकेशन भी इसी दौरान रहते हैं, ऐसे में ये विंटर वेकेशन के तौर पर भी देखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शादी समारोह में जो मेहमानों की संख्या है वो 100 तक कर दी गई है। बैंड, घोड़ी, लाइट, वेटर, इस संख्या को अलग से माना गया है। हालांकि शादी के लिए कलेक्टर, एसडीएम की इजाजत यहां पर सबसे पहले लेनी होगी, फिर किसी शादी समारोह को जो इंतजाम है उसमें आने वालों की जो संख्या है वो यहां पर तय होगी। हालांकि 100 इसकी संख्या यहां पर कर दी गई है। मास्क सभी के चेहरे पर जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग सभी के चेहरे पर जरूरी होगा, सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी होगा। उल्लंघन अगर किया गया इन नियमों का तो यहां पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जो विदेशों से लौटे हैं उनका कोरोना टेस्ट यहां पर अनिवार्य कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम अहम फैसले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से उठाए गए हैं। पटना का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में भी कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और बिहार में बढ़ते इन मामलों के चलते जो संख्या है वो यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन पटना का जिक्र कर लेते हैं, बहुत जरूरी होता है। एनएमसीएच के 87 यानी कि 87 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मरीजों को ठीक करने में लगा रहे थे, लेकिन जब इनमें सिम्टम्स पाए गए, चेक किया गया तो 87 जो डॉक्टर्स हैं ऐसे निकले जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव यहां पर थे। अब ऐसे में 200
200 डॉक्टर्स जो हैं उनकी RT-PCR जांच यहां पर करवाई जाएगी और इसके पीछे का मकसद यही है कि कहीं जीवन देने वाले खुद खतरे में तो नहीं है, इसलिए इन डॉक्टर्स की भी जांच करवाई जाएगी, जिनमें बताया जा रहा है कि 200 डॉक्टर्स हैं जिनकी RT-PCR टेस्ट यहां पर होने वाली है और फिर रिपोर्ट्स का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि 87 डॉक्टर्स का एक साथ में कोरोना पॉजिटिव निकलना अपने आप में एक बड़ा विस्फोट बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है। तो केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने लोगों से कोरोना में लापरवाही ना बरतने की सलाह दी है। किस तरह से उन्होंने ये सलाह दी है, ये संदेश दिया है कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए, सुनिए आप भी। कोरोना का जो 2 लहर है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और इस जो वेरिएंट है इसको भी इतना सहज लेने का कोई सहज तरफ से अगर हम लोग लेंगे तो इसके लिए हम लोग को आगे जाके और भी कुछ देखना पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ही सचेतन होकर रहना होगा और मुझे लगता है कि सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और भी इस बारे में सक्रिय होना चाहिए। महाराष्ट्र ओमिक्रॉन के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है, पहले नंबर पर है, लगातार मामले यहां से बढ़ रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन के अलावा भी जिक्र करें तो कोरोना के बाकी मामले भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। 11,877 मामले पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र से दर्ज किए गए हैं, जिनमें अगर मुंबई का जिक्र करें तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पिछले 24 घंटे में मुंबई में 8,063 मामले जो है वो यहां पर सामने आ चुके हैं। अब आप खुद सोचिए किस तरह से महाराष्ट्र में भी कोरोना के जो मामले हैं उनमें उछाल देखने को यहां पर मिल रहा है। 11,877 मामले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। अगर एक दिन पहले का ही जिक्र करें, ये महाराष्ट्र की जानकारी सिर्फ हम आपको दे रहे हैं, 24 घंटे में 9,170 मामले थे, जो कि अब पिछले 24 घंटे में एक बड़े मामलों के तौर पर उछाल यहां पर दर्ज किया गया है। 11,877 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। मुंबई का जिक्र कर लेते हैं, जहां पहले भी कोरोना विस्फोट वक्त वक्त पर हुआ है और एक बार फिर से नजर आ रहा है। महज मुंबई का जिक्र करें तो 8,063 नए मामले कोरोना के यहां से सामने आए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी हालांकि कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि किस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ओमिक्रॉन और कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दावते इस्लाम नाम की एक संस्था को 25 एकड़ जमीन दिए जाने की तैयारी के मामले में सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इस मामले में भूपेश बघेल सरकार को घेर लिया और आरोप लगाया कि जिस संस्था को जमीन दिए जाने की तैयारी की जा रही है वो पाकिस्तान के कराची की संस्था है, जो देश में जबरन धर्मांतरण और आतंकवाद फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया कि दावते इस्लाम नाम की संस्था की फंडिंग विदेशों से होती है और इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सामुदायिक भवन बनाने के लिए संस्था की तरफ से जमीन के लिए 2020 में आवेदन दिया गया था और राज्य सरकार ने तेजी से जमीन देने के लिए काम शुरू कर दिया। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने जमीन देने की प्रक्रिया को रोका नहीं तो वो आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का भी रुख करने वाले हैं। ये संस्था भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करती है। ये संस्था भारत में धर्मांतरण का काम करती है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि तहसीलदार ने अपनी मर्जी से यह विज्ञापन निकलवाया हो। निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव के कारण, क्योंकि बहुत सी संस्थाओं के 10-10 साल से आवेदन पड़े हुए हैं, परंतु उनको जमीन अलॉट करने के लिए इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई और इस संस्था का आवेदन 2020 का है और इतनी जल्दी कार्रवाई कर और उनको जमीन अलॉट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में वक्त नहीं लगाया। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि दावते इस्लाम नाम की जिस संस्था को पाकिस्तान की संस्था माना जा रहा है वो छत्तीसगढ़ की संस्था है, जिसने कोरोना के समय लोगों को दवाइयां और खाना बांटने का काम किया। कांग्रेस के मुताबिक जिस पाकिस्तानी संस्था की बात की जा रही है उसके दफ्तर गुजरात और मध्य प्रदेश में भी है, जहां बीजेपी की सरकार है। झूठ बोल रहे हैं कि संस्था ने 25 एकड़ जमीन के लिए आवेदन किया है। इस संस्था ने मात्र 10,000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए आवेदन किया है। उसके आवेदन पर भी प्रारंभिक कार्रवाई हुई है। कोई भी समाज सेवी संस्था छत्तीसगढ़ में जमीन लेने के लिए आवेदन कर सकती है। दावते इस्लामी संस्था भी छत्तीसगढ़ में पिछले कोरोना काल के समय
बड़े पैमाने पे दवाई वितरण, भोजन वितरण और लोगों को राहत देने का काम कर रही थी। इस बीच बीजेपी ने भी एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर भूपेश बघेल सरकार ने दावत इस्लाम को जमीन दी तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस पर विश्वास पर आघात किया है। उन्होंने राम मंदिर बनने में लगातार विरोध पैदा किया। कांग्रेस पार्टी का ये कार्य पुराना है। भूपेश जी यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, चुनाव के प्रभारी हैं, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि उनका विश्वास भगवान राम पर नहीं रहा। लेकिन ये दुखद विषय है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान के संगठन, इस्लामिक संगठन दावते इस्लामिक को 25 एकड़ जमीन आवंटित करने हेतु इश्तिहार जारी किया। पाकिस्तानी संगठन को अगर जमीन आवंटन में आप आगे बढ़ेंगे तो हम सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे। तो इस वक्त बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं और छत्तीसगढ़ के रायपुर में दावते इस्लाम नाम की एक संस्था को 25 एकड़ जमीन दिए जाने को लेकर यह पूरा विवाद है, सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने इस मामले में भूपेश बघेल सरकार को घेर लिया है, निशाना साधा है और आरोप सीधे सीधे ये लगाया है कि जिस संस्था को जमीन दिए जाने की तैयारी की जा रही है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के कराची की ये संस्था है जो देश में जबरन धर्मांतरण और आतंकवाद फैलाने का काम कर रही है ये संस्था, और आप इसको जमीन आवंटित कर रहे हैं। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी आरोप लगाया कि दावते इस्लाम नाम की संस्था की फंडिंग विदेशों से होती है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सामुदायिक भवन बनाने के लिए संस्था की तरफ से जमीन के लिए 2020 में आवेदन दिया गया था और राज्य सरकार ने तेजी से जमीन देने के लिए काम शुरू कर दिया। बीजेपी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने जमीन देने की प्रक्रिया को पाबंदी नहीं लगाई, नहीं फिलहाल रोका, तो वो आंदोलन करने वाले हैं, इस मुद्दे को और भी ज्यादा उठाएंगे और इसके आगे भी जरूरत पड़ी तो वो सीधे सीधे कोर्ट का रुख करने वाला है। ये मामला बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ रहा है। हालांकि इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका ये उनकी दलीलें है कि नहीं, हम तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और कांग्रेस पार्टी की क्या दलीलें हैं ये हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये संस्था कोरोना के माहौल में उस तरीके से कदम उठा रही थी कि लोगों के लिए सुविधाएं पहुंचा रही थी, ये कांग्रेस की दलीलें हैं। लेकिन बीजेपी का आरोप सीधे सीधे यह है कि पाकिस्तान से इस संस्था का ताल्लुक है। हालांकि इस मामले में विवाद बढ़ने पर जमीन दिए जाने के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। अब बताया यह गया है कि इस मामले में जो आवेदन दिया गया था उसे संस्था ने खुद ही वापस ले लिया। ये पूरा विवाद देखकर दावते इस्लाम संस्था की तरफ से आवेदन में यह कहते हुए वापस लिया गया है कि आवेदन में कुछ गलतियां थी जिसे वापस लिया जा रहा है। आवेदन में 10 हेक्टेयर जमीन की मांग की गई थी जबकि उन्हें केवल 10,000 वर्ग फुट की ही जरूरत है। साथ ही जमीन का खसरा नंबर भी गलत लिखा गया था जिसके बाद संस्था के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। ये फिलहाल दावते इस्लाम की तरफ से ये दावा और ये बड़ी बातें कही गई है कि अब उन्हें उतनी जमीन की जरूरत नहीं है जितनी बातें लिखी गई थी और ये आवेदन वापस ले लिया गया है। खसरा नंबर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी गलत था। लेकिन इस मामले पर दोनों ही पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने हैं, दोनों की अपनी दलीलें, अपना दावा। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में आशीष मिश्र समेत 14 के नाम हैं। एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। ये बड़ा मामला था और इसमें भी खूब सियासत हुई थी। वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ दिया गया है। चार्जशीट में वीरेंद्र शुक्ला का नाम जोड़ा गया है। लखीमपुर खीरी केस में चार्जशीट एसआईटी की टीम के जरिए दाखिल कर दी गई है। अमित सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी। अमित, ताजा अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई। देखिए 5000 पन्नों की कुल चार्जशीट है और यह चार्जशीट आज लोअर कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को बनाया गया है। इसके अलावा अभी तक इस पूरे मामले में कुल 13 लोग जेल में बंद थे, लेकिन अभी इस मामले में वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी ऐड किया गया है, यानी वीरेंद्र शुक्ला नए आरोपी बनाए गए हैं, जो कि बताया ये जा रहा है कि ये पलिया इलाके के ब्लॉक प्रमुख हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन इस मामले में लगातार जारी है। 5000 पन्नों की चार्जशीट है, साथ में डीवीडी और पेन ड्राइव भी
एसआईटी टीम ने कोर्ट में दाखिल की है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में अभी भी चार्जशीट दाखिल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन अभी भी लगातार जारी है। जी अमित, एक सवाल यहाँ पे अहम है कि जितने सारे एलिगेशंस लगे थे, जितने आरोप लगे थे, जो भी आरोपी थे, और चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है तो ये 5015 पन्नों की जो चार्जशीट है उसमें वही सारे आरोप या कोई नई बातें ऐड हुई है? देखिए, जो मामला बना, जो अब तक एसआईटी टीम के सामने आया है, उन सभी बातों का जिक्र यहाँ पर इस चार्जशीट में किया गया। साथ ही साथ अभी तक इस मामले में कुल 13 आरोपी थे। अब वीरेंद्र शुक्ल, जो कि पलिया इलाके की ब्लॉक प्रमुख है, उनका भी नाम एसआईटी टीम ने इसमें जोड़ा। तो जाहिर तौर पर जब एसआईटी टीम इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो वीरेंद्र शुक्ल, जो कि जिन्हें आरोपी बनाया, उनका भी रोल कहीं ना कहीं सामने आया होगा। इसी वजह से उनको भी चार्जशीट में दाखिल की गई होगी। फिलहाल एसआईटी टीम का ये भी कहना है कि इस मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जाहिर तौर पर इसके बाद हो सकता है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दायर करे। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।